Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the organelles. आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनेलिस की। इससे पहले क्लासेस में हमने नॉन ऑर्गेनेलिस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, जिसमें 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स को हमने देखा। द फर्स्ट वन वाज सेल वॉल, द सेकंड वन वाज साइटोप्लाज्म, द थर्ड वन वाज साइटोस्केलेटन एंड द फोर्थ वन वाज सेल मेम्ब्रेन। ये चारों स्ट्रक्चर्स जो थे इनको हम नॉन ऑर्गेनेलिस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनेलिस की, और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, कैसा दिखता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, अक्रेंस क्या होती है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्रेंस की, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये बात है कि न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसमें कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। बहुत सारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, बहुत सारी में और मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अक्रेंस पे। तमाम यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। उनका हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो डीएनए की फॉर्म में उनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। ठीक है जी, गॉट इट। ये तो हो गई न्यूक्लियस की अक्रेंस। ये किन में पाया जाता है? ये यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है जी। जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ डीएनए होता है, थ्रेड की तरह से डीएनए होता है जो उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, ये कहाँ पे होता है। एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, वाइल इन प्लांट सेल इट इज पुश्ड टू अ साइड ऑफ अ सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा जो वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे पुश हो जाता है, उसको मतलब एक साइड पे जो है वो कर दिया जाता है। ये बात याद रखनी है, ये एनिमल और प्लांट्स का डिफरेंस है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस हमेशा, जैसे ये एक एनिमल सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जबकि जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे चला जाता है। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होती है? वो डबल मेम्ब्रेन होती है जिसने न्यूक्लियस को कवर किया होता है। ठीक है जी। ये जैसे ये एक डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, ये आपका न्यूक्लियस है, जिसने आप वो डबल मेम्ब्रेन जिसने आपके न्यूक्लियस को कवर किया होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है जी। अब न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है ना वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब कुछ चीज़ों को तो ये अपने अंदर से पास होने देती है और कुछ चीज़ों को ये पास नहीं होने देती। अब इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है जी। आपकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है ना उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। The nuclear envelope है it is semi permeable and have some pores। ठीक है, जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है जो उसका इनर पोर्शन जो है उसको फिल कर देता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसा कि सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, बिल्कुल उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वन और मोर स्मॉल बॉडीज होती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। अब न्यूक्लियोलाई वो साइट हैं जहाँ पे राइबोसोम्स असेंबल करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है जी। अब ये न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हमने न्यूक्लियर इन्वेलप को देखा, जो डबल मेम्ब्रेन थी इसकी, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और इसके अलावा इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
और इसके अलावा इसमें वन और मोर स्मॉल बॉडीज होती हैं जिनको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। न्यूक्लियोलाई जो है वही वो साइट है जहाँ पे राइबोसोम्स असेंबल करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी कंपोजिशन पे, ये किन चीज़ों से बना होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना, ये थिक मटेरियल से बना होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन होता है ना, ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। ये जो धागे से है ना, ये दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम कहते हैं डीएनए। ठीक है जी। जो क्रोमेटिन है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए भी कहते हैं, उससे मिलके बना होता है, प्लस ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है जी। क्रोमेटिन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड प्रोटीन्स। अब ऐसा होता है कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, यूकेरियोटिक सेल की बात हो रही है, इन यूकेरियोट्स जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो जो ये डीएनए होता है ना, ये कंडेंस कर जाता है, थिक हो जाता है, और किसकी शेप ले लेता है, ये क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है। कब लेता है? जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। क्रोमेटिन किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। फिर क्रोमोसोम में डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो डीएनए होते हैं उसके पास जीन्स होते हैं। जीन्स का फंक्शन क्या होता है? दे कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जीन्स जो हैं वो सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जितना भी हेरिडिटी मटेरियल्स होता है, जो ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो भी ड्यू टू डीएनए और जीन्स की वजह से ही होता है। दैट इज व्हाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। नीचे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाई इट इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए को हम हेरिडिटी मटेरियल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी। क्योंकि ये जिम्मेदार होता है करेक्टरिस्टिक्स के खासी खसूसियात के ट्रांसफ़र होने का फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है जी। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के आई कलर जो अपने पेरेंट्स से मैच करता है, आप में से बहुत सारे लोगों के कर्ली हेयर होते हैं जो उसके फादर से या उसकी मदर से मैच करते हैं। तो वो किस वजह से होता है? ड्यू टू डीएनए। आपने अपने पेरेंट्स से वो जीन्स लिए हैं जिसकी वजह से आपके हेयर जो है वो कर्ली हो जाते हैं, आपका आई कलर अपने पेरेंट्स से मैच कर जाता है। दैट इज व्हाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। सो ये सारा का सारा जो है वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था और न्यूक्लियस का फंक्शन भी। न्यूक्लियस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन और ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ऑर्गेनेली को, विच इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने सबसे पहले इसकी अक्रेंस को देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है जी। क्या होता है उसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे ये बैक्टीरिया, इसमें एक डीएनए होता है जो उसके साइटोप्लाज्म में बस ऐसे ही फ्लोट कर रहा होता है, कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि ऑल यूकेरियोटिक सेल है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तमाम यूकेरियोटिक सेल जैसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। जो लोकेशन पे बात की तो एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है, जबकि प्लांट्स में एक साइड पे चला जाता है। क्यों? एक वैक्यूल की मौजूदगी की वजह से। वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में देखा, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ा और लास्टली हमने न्यूक्लियोलाई को देखा। फिर हमने इसकी कंपोजिशन में क्रोमेटिन को डिस्कस किया, डीएनए और जीन्स को डिस्कस किया। आई होप आज का लेसन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कीजिए बिकॉज़ इट्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट कैन बी आस्क्ड एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन इन योर पेपर। और आपने इसकी डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है, देन यू कैन गेट द फुल मार्क्स। ठीक है जी। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।